हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में। आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों, इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ रहे थे नाटक के अंतर्गत चंद्रगुप्त को हम कंप्लीट किए, स्कंदगुप्त और जो है कि आधे अधूरे आज हम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आधे अधूरे के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाटक का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हम देख लेंगे। आधे अधूरे नाटक, सबसे पहले याद रखिएगा, आधा अधूरा नहीं है, आधे अधूरे है। आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। यह नाटक मोहन राकेश का है। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और नाटक जो है स्त्री पुरुष संबंध और शादीशुदा दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की परिस्थितियों के बारे में इस नाटक में आपको बताया गया है। दोस्तों, इसके पात्र हैं, पात्र आप देखेंगे जब नाटक पढ़ेंगे सारा पात्र देख लेंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, एक ही पात्र है जो 4 भूमिकाओं में आपके सामने आएगा नाटक के अंतर्गत। एक स्त्री है, 2 बेटियां हैं उसकी और एक बेटा है। और काला सूट वाला आदमी जो है वो 4 पुरुष के रूप में भूमिका में आएगा। पुरुष 1 के रूप में आएगा विशांतर पतलून कमीज, जिसको महेंद्रनाथ कहेंगे। पुरुष 2 के रूप में आएगा पतलून और बंद गले का कोट। पुरुष 3 के रूप में वही आदमी आएगा आपके सामने, पतलून टी शर्ट जगमोहन। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट जुनेजा। स्त्री है जिसका नाम सावित्री है और बड़ी लड़की है उसका नाम बिन्नी है, छोटी लड़की का नाम किन्नी है और लड़का जो है उसका नाम अशोक है। दोस्तों ठीक है, तो आइए चलते हैं, पूरा नाटक हम देखने का कार्य करते हैं। नाटक को पूरा देखेंगे क्योंकि अब परीक्षक बहुत ही अंदर से प्रश्न पूछ रहा है। चलिए देखिए, आधे अधूरे नाटक के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी लेते चलिए। आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन दिल्ली में दिशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनका नाम पूछा जा सकता है। के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ था। निम्नलिखित कलाकार हैं: काले सूट वाला आदमी ओम शिवपुरी, स्त्री सुधा शिवपुरी, पुरुष 1 ओम शिवपुरी, बड़ी लड़की अनुराधा कपूर, छोटी लड़की ऋचा व्यास और लड़का दिनेश ठाकुर। और पुरुष 2 ओम शिवपुरी, पुरुष 3 ओम शिवपुरी और पुरुष 4 ओम शिवपुरी के नाम से आते हैं हमारे आपके सामने। थोड़ा सा नाटक का भूमिका देखेंगे फिर चलेंगे। एक निर्देशन की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। यह मौजूदा जीवन की विडंबनाओं के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र, स्थितियाँ एवं मनःस्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय हैं। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभाव की दृष्टि से भली भांति संयोजित है। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, जिसके लिए हिंदी की जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा में बड़ी कशिश लगी थी। कहना न होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है, जिसमें वह सार्थक सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। लिखित शब्द की यही शक्ति और उच्चारित ध्वनि समूह का यही बल है, जिसके कारण यह नाट्य रचना
बंद और खुले दोनों प्रकार से मंचों पर अपना सम्मोहक बनाए रखती। यहाँ तक अधिनिरूपण का सवाल है आधे अधूरे मेरे लिए कई दृष्टियों से अर्थवान है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। महेंद्र सावित्री से बहुत प्रेम करना चाहता है। ये भूमिका है नाटक की। सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, लेकिन ब्याह के बाद महेंद्र को बहुत निकट से जानने पर उसे उसकी वितृष्णा होने लगी, क्योंकि जीवन से सावित्री की अपेक्षाएं बहुमुखी और अनंत हैं। अब महेंद्र नाथ की बेकारी की हालत में सावित्री बहुत कटु हो गई है। यह और घर को चलाने का असहाय बोझ है, तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ भी हासिल न कर पाने की तीखी कचोट। अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत तिक्त हुई सावित्री बची खुची जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि संपूर्णता की तलाश ही शायद वाजिब नहीं। सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार महेंद्रनाथ दयनीय है। कभी जिस घर का वह गृहस्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है। अब वह केवल एक ठप्पा रबड़ का टुकड़ा है। ठीक है, क्या है? एक रबड़ का टुकड़ा। अब चलेंगे नेक्स्ट। देखिए, वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है और जब तब उसका जिक्र करके अपने दिल को भड़ास निकाल रहता है। अपने कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद वापस लौट आता है, थका हारा पराजित, क्योंकि यही उसकी नियति है। एक दूसरे स्तर पर यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की त्रासदायक हवा से वे अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। बड़ी लड़की मनोज रूपी हमदर्द द्वार को पाते ही बाहर निकल भागी। लड़का पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें काटता हुआ उस मौके के इंतजार में है जब वह भी यहाँ से निकल सकेगा। अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है, माँ के लिए आक्रोश। वह बड़ी बहन के प्रेम में विश्वास नहीं करता, उसे घर से निकलने का एक जरिया मानता है। छोटी लड़की माता पिता बहन भाई किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति से बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह जुबान चलाती है और यौन संबंधों में वह दिलचस्पी लेने लगती है जो उसकी आयु से कहीं आगे है। उसकी बदमिजाजी दिन पर दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि पिता की बेकारी, माँ के पुरुष मित्रों और बड़ी बहन के घर से भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों को कुत्सित बातें सुननी पड़ती। दफ्तर और घर में दिन भर खटकती सावित्री सिर्फ बिन्नी से ही थोड़ी सी सहानुभूति पाती है। हालांकि बिन्नी भी उससे इसी सवाल की तलबगार है कि इस घर में ऐसा क्या है जो यहाँ से निकल जाने के बाद भी उसके और मनोज के बीच काली छाया के समान आता है। अशोक सावित्री के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध बनाने का विरोधी है, क्योंकि ऐसे लोग के घर में आने पर वह अपने निगाह में जितना छोटा है उससे कहीं और छोटा हो जाता है। कुल मिलाकर ये पारिवारिक अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुस्तरीय हैं। एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा ये अलग अलग लोगों के चार पुरुष हैं। चुनाव के एक क्षण में सावित्री ने महेंद्र नाथ के साथ गांठ बांध ली और आगे चलकर अपने को भरपूर महसूस नहीं किया।
अपने को भरपूर महसूस नहीं किया। लेकिन अगर वह महेंद्र नाथ की बजाय जगमोहन से रिश्ता जोड़ती तब भी अनुभूति वही रहती, क्योंकि वह जगमोहन में जुनेजा के गुण नहीं मिलते और इस तरह यह दुष्चक्र चलता ही रहता। एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाए जाने दिलचस्प रंग युक्ति का सहारा लिया। महेंद्र नाथ की जगह जगमोहन को रख देने से या जगमोहन के स्थान पर जुनेजा को रख देने से स्थिति में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों के एक ढांचे में व्यक्ति लगभग समान ढंग से बर्ताव करता है। इसी अनुभव पर बल देने के लिए कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक की शुरुआत के साथ एक स्पाट कमरे में लगे मुखौटे को अवलोकित करता है। आधे अधूरे का कार्य स्थल मकान का बैठने का कमरा है। उसमें सिर्फ कुर्सियाँ, मेजें, अलमारी, किताबें, फाइलें आदि हैं। यह कमरा एक समय साफ सुथरा रहा होगा, पर सालों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब सब पर धूल की तरह जम गई है। कॉकरी पर चटखन है, दीवारें मटमैली हो गई हैं, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ। घर की हवा तक में उस अस्थाई तकलीफ की गंध है जो 5 व्यक्तियों के मन में भरी हुई है। ऊब, घुटन, आक्रोश, विद्रूप, दम घोटने वाली मनहूसियत जो मरघट में होती है। इस तनाव भरे वातावरण के संप्रेषण के लिए मुझे पहले बॉक्स सेट ही उपयुक्त लगा और कई प्रारंभिक प्रदर्शनों में उसे ही अपनाया गया। साथ ही कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक के शुरू और अंत में ऐसे पार्श्व संगीत का व्यवहार किया गया जिसकी ध्वनि तरंगे शमशान भूमि की संत्रस्त वीरांगी को संप्रेषित करती है। नाटक के शुरू से कुछ प्रदर्शन बंद प्रेक्षागृहों में हुए। जब मुक्ता काशी त्रिवेणी में प्रदर्शन की बात आई तो कुछ मित्रों ने शंका प्रकट की कि नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें नाटक के तनाव और सघनता के बिखरे जाने का खतरा है। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि गंभीर नाट्य दल को दर्शन पाने के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। अगर नाटक गहन कलात्मक नाट्य अनुभूति देने में समर्थ है, अगर वह जिंदगी की महत्वपूर्ण उथल पुथल पर उंगली रखता है, तो हो सकता है कि बाहर सड़क पर कुछ आहट या किसी कार के हॉर्न की आवाज़ मंच पर की कलात्मक यात्रा में कोई रुकावट न डाल सके। मुझे संतोष है कि मेरा विश्वास सही साबित हुआ। बंद और खुले प्रेक्षागृह के अंतर्गत ये नाटक भी प्रभावान्वित पर कोई असर नहीं पड़ा। दर्शक के साथ तादात्म्य उतना ही तीव्र और गहन रहा। इन्हीं दिनों यह अनुभव भी हुआ कि बॉक्स सेट कई व्यवहारिक मुश्किलें पैदा करता है। यह एक और जहाँ समय और व्यय साध्य है, वहीं दूसरी ओर रंगों करोड़ों के अधिक आश्रय का भी द्योतक है, और यह बात किसी हद तक मेरी धारणाओं के साथ नहीं जाती। इसलिए हिम्मत करके मैंने बॉक्स सेट का व्यवहार भी छोड़ दिया और इससे भी प्रस्तुति के प्रभाव में कोई अंतर नहीं महसूस किया गया। मैं प्रदर्शन में सादगी का कायल हूँ, इसलिए प्रकाश व्यवस्था में भी किसी तरह के लटके नहीं थे। नाटक के लिए उपयुक्त सादी आलोक पद्धति थी। प्रारंभ में कुछ एक स्पाट घर की विभिन्न चीज़ों को अलौकिक करते थे, फिर हाउस लाइट में धूल मिल जाते थे। इसी प्रकार दूसरे अंक के शुरू में 2 सपाट लड़की और बड़ी लड़की को अलौकिक करते थे, फिर एक प्रकाश व्यवस्था में सम्मिश्रित हो जाते थे। वेशभूषा के पीछे भी यदि दृष्टि थी, प्रमुख अभिनेता को 5
भूमिकाएं करनी थी, जिसके लिए वह केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता था। सबसे पहले काला सूट, काले सूट वाला आदमी, फिर कोट उतारकर केवल कमीज महेंद्रनाथ, फिर बंद गले का कोट व टोपी सिंघानिया, आगे हाई नेक की कमीज जगमोहन, और फिर लंबा कोट जुनेजा। बिन्नी किन्नी अशोक की पोशाकों में कोई परिवर्तन नहीं था। केवल सावित्री दूसरे अंक के लिए साड़ी बदलती थी, क्योंकि वह स्थिति की मांग थी। प्रस्तुति की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी मेकअप का न होना। नायिका केवल वही मेकअप किए हुए थी जो उस जैसी स्त्री वास्तविक जीवन में करती है। इसके अलावा किसी कलाकार ने पाउडर इत्यादि छुआ भी नहीं। इस प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नाटककार और निर्देशक का पारस्परिक सहयोग। पहले पूर्वाभ्यास से ही राकेश जी साथ थे और पहले प्रदर्शन तक वे बराबर इस कलात्मक यात्रा के सहयात्री रहे। फर्नीचर में तिपाई के चुनाव से लेकर नाटक के अधिनिरूपण तक हमने साथ साथ काम किया। अनेक बार मतभेद भी हुए, लंबे वाद विवाद भी, लेकिन अंतिम रूप में जो नाट्य परिणाम सामने आया उसे लेकर हम दोनों ही सहमत थे। अर्थात प्रस्तुति में ऐसा एक भी तत्व नहीं जिसके या तो मैं असहमत होता या राकेश जी। पात्र काला सूट वाला आदमी, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिका में भी है। उम्र लगभग 49-50 साल। दोस्तों ये जिनकी याद रखिएगा, क्योंकि एक बार बिन्नी की एज पूछी गई थी। चेहरे की विशेषता में एक व्यंग, पुरुष 1 के रूप में वेशांतर, पतलून कमीज, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। पुरुष 3 के रूप में पतलून टी शर्ट, हाथ में सिगरेट का डिब्बा, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूर्ण हाव भाव में। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन। स्त्री उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह भी शेष। ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। बड़ी लड़की उम्र 20 से ऊपर नहीं, भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद है और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन। साड़ी माँ के साधारण पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव। छोटी लड़की की उम्र लगभग 12 और 13 के बीच की है। भाव, स्वर, चाल, हर चीज़ में विद्रोह। फ्राक चुस्त पर एक मोजे में सुराख। लड़का उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भड़कीली बुशर्ट, धुल धुल कर घिसी हुई, चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की चवट। मध्यवित्तीय स्तर के ढह कर निम्न मध्यवित्तीय स्तर पर आया एक घर। सब रुपए में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा, जिसमें उस घर के व्यतीत स्तर के कई एक टुकड़े अवशेष सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार न होकर कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और ही अनुपात से है। एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिश्ता तात्कालिक सुविधा की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है कि वह दुविधा कई तरह की है, असुविधाओं से समझौता करके की गई है, बल्कि कुछ असुविधाओं में ही
सुविधा खोजने की कोशिश की गई है। सामान में कहीं एक तिपाई, कहीं दो एक मोड़े, कहीं फटी पुरानी किताबों का एक शेल्फ और कहीं पढ़ने की एक मेज कुर्सी भी है। गद्दे, पर्दे, मेजपोश, पलंग पोश अगर है तो इस तरह घिसे फटे या छिले हुए की समझ में नहीं आता कि उनका न होना क्या होना से बेहतर नहीं था। 3 दरवाजे 3 तरफ से कमरे में झांकते हैं। एक दरवाज़ा कमरे की पिछले अहाते से जुड़ता है, एक अंदर के कमरे से और एक बाहर की दुनिया से। बाहर का एक रास्ता अहाते से होकर भी रसोई घर में भी अहाते से होकर जाना होता है। पर्दा उठने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया अध टूटा ट्री सेट अलौकित होता है। फिर भी फटी किताबें, टूटी कुर्सियाँ आदि में से एक एक कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर केंद्रित हो जाता है जहाँ बैठा काले सूट वाला आदमी सिगार की कस खींच रहा है। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तरह सीमित रहता है, पर भिन्न भिन्न में बीच बीच में कभी 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 यह कोना और कभी यह कोना सात अलौकिक हो उठता है। काला सूट वाला आदमी कुछ अंतर्मुख भाव से श्रृंगार की राख बढ़ाता, फिर एक बार फिर वही शुरुआत, जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से जड़ पकड़ता है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे एक नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज़ का कुछ न कुछ होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो, और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ तो और किसी चीज़ के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता है। श्रृंगार के कच्छ खींचता पल भर सोचता सा खड़ा रहता है, मैं वास्तव में मानव हूँ या कौन हूँ। यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया। जो मैं इस मंच पर हूँ यह वहाँ से बाहर, लेकिन बाहर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ खैर इसमें अपनी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चढ़ते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ, और सिर्फ घूमकर मुझे देखता है काले सूट वाला आदमी। मुझे ठीक है, देखता है काले सूट वाला आदमी। बाहर क्या हूँ, शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चढ़ते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूमकर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किससे मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता।
और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसीलिए वहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ, वहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें, उसमें और उस दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी ही है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूँ। और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर, मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं। कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टहलने लगता है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित है। एक विशेष परिवार जिसकी विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। मैं वहीं रहता, इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता है कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों से के बीच से उठते हुए सवालों की। फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिंगार मुंह में लिए पल भर ऊपर की तरफ देखता रहता, फिर भी हाँ हाँ के स्वर के साथ सिंगार मुंह से निकलकर उसकी राख झाड़ता। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक अनिश्चित रूप ले सकता हो। किसी पात्र को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से हो सकता है आप पूरा देखने के बाद यह उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सकें। इस संबंध में इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। हल्के अभिवादन के रूप में सिर हिलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधलाकर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे के अलग अलग कोने एक एक करके अलौकिक होते हैं और एक अलौक व्यवस्था में मिल जाते हैं। कमरा खाली है, टिपाई पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग है पड़ा है, इसमें आधी कापियाँ और किताबें बाहर बिखरी हैं। सोफे पर दो एक पुराने मैगजीन, एक कैंची और कुछ कटी अधकटी तस्वीर रखी है। एक कुर्सी की पीठ पर उतरा हुआ पाजामा झूल रहा है। स्त्री कई कुछ संभाले बाहर से आती है, कुछ घर का है, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना, चेहरे पर दिन भर की काम की थकान और इतनी चीज़ों के साथ चलकर आने की उलझन। आकर सामान कुर्सी पर रखती हुई वह पूरे कमरे पर एक नज़र डाल देती है। स्त्री थकान निकालने के स्वर में ओह ओह हो 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 कुछ हताश भाव से, फिर घर में कोई नहीं, अंदर के दरवाजे की तरफ देखकर, किन्नी डॉट डॉट होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे। तिपाई पर पड़े बैग को देखकर, यह हाल है इसका। बैग की एक किताब उठाकर फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबें के लिए।
सोफे के पास आकर और अशोक बाबू यहाँ कमाई करते रहे हैं दिन भर, तस्वीर उठाकर देखती है। एलिजाबेथ टेलर, ऑडे हेबर्न, सरले मैकलेन जिंदगी काट रहे। इन तस्वीरों के साथ तस्वीरें वापस रख कर बैठने ही लगती है कि नज़र भूलते पाजामा पर जा पड़ती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे वहीं से वीडियो शुरू होगी दोस्तों। वीडियो व्याख्यान पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में साझा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।